न्यूज। आज अपने प्रोग्राम अर्ज़े वतन का आगाज़ करेंगे। नाजरीन, आज आपको दिखाते हैं कि एक ऐसी जगह, शायद आपको लग रहा हो कि ये कोई मैं हड़प्पा में बैठा हुआ हूँ या मोहनजोदाड़ो में बैठा हुआ हूँ। क्या खूबसूरत जगह है जो कभी यहाँ पर हमारे रेलवे के एम्प्लॉयज़ बैठा करते थे। शायद यहाँ पे बैठ के वो पुरसुकून तरीके से खाना खाया करते थे और अपनी रेलवे के लिए काम किया करते थे। तो आज नाजरीन, ये वो जगह है, ये वो खंडर बन चुकी है जो आपके सामने मेरे कैमरामैन भी दिखा सकें कि यहाँ तो सिर्फ शायद भूतों का बसेरा हो, शायद भूत ही यहाँ पे रहते हों। तो मैं और भी आपको दिखाऊंगा, ट्रैक्स के हवाले से दिखाऊंगा और अपने कैमरामैन को कहूंगा कि मेरे साथ थोड़ा सा आते जाएं और आपको वो पटरी भी दिखाएं जहां पर कभी ट्रेन चला करती थी। शायद आपको लग रहा हो कि अर्ज़े वतन का एंकर जो है राना बाबर इस टाइम कहीं वॉक पे जा रहा है या वॉक कर रहा है। तो नाजरीन, ये कोई वॉक की जगह नहीं है, शायद ये वो पटरी है, सिर्फ नाम की पटरी है। सिर्फ नाम की पटरी है कि अब यहाँ पर वो ट्रेन नहीं आती। यहाँ पर वो एम्प्लॉइज जो हैं वो शायद साइकिलों पे अपने घरों को जाते होंगे। शायद वो ट्रेन की जो सीटी की कोई विसल की आवाज़ है वो उनके लिए ख्वाब बन गई है। शायद कि वो एम्प्लॉय अब चिंगची पे वापस जाता होगा, साइकिल पे वापस जाता होगा, को मोटरसाइकिल पे वापस जाता होगा और ये सोचता होगा कि कल का मोटरसाइकिल के अंदर तेल कैसे डलवाना है, मैंने घर कैसे जाना है। तो नाजरीन, आज पाकिस्तानी रेलवे की वर्कशॉप के अंदर आपको मिलवाएंगे लोगों के साथ जिनसे पूछेंगे कि इन एम्प्लॉइज की जो तनख्वाह है, जो इनके घर के अखराजात हैं वो कितने हैं, क्या उन अखराजात में ये अपने घर को चला भी पाते हैं कि नहीं चला पाते। मगर आज क्या ऐसा हो गया, वो दावे जो गवर्नमेंट्स ने किए, जो पिछली गवर्नमेंट्स ने किए या उससे पिछली गवर्नमेंट ने किए, क्या इनकी ज़िंदगी, पाकिस्तान रेलवे के इन एम्प्लॉइज़ की ज़िंदगी ऐसे ही कटेगी? क्या ये अपने बच्चों को सिर्फ भूख ही दे पाएंगे? क्या इनके घर में अगर इनकी कोई माँ बीमार हो जाएगी या बाप बीमार हो जाएगा तो ये सिर्फ दुआओं के लिए है कि या अल्लाह मेरे बाप को सेहत दे दे, मेरी माँ को सेहत दे दे, या अपने बच्चों को ये नई शर्ट उस तनख्वाह में लेके दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे? जब कोई उस्ताद उससे पूछा करेगा कि तुम्हारी जो शर्ट है वो गंदी है, इसको बदल दो, क्या इनके पास इतने पैसे हैं इन एम्प्लॉइज़ के पास कि ये खरीद सकें? नाजरीन, आज का प्रोग्राम मेरा यही है, आज की मेरी बात यही है कि मैं उनकी आवाज़ बनूं जो इस डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जो अपनी ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि कल की मौत आज आ जाए, अभी आ जाए और मैं मर जाऊं। तो नाजरीन, मेरे में तो वो कैफियत भी नहीं है कि इनकी बातें सुन सकूं, इनसे बात कर सकूं, मगर फिर भी मैं आज आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान रेलवे के एम्प्लॉइज़ के बारे में जिनकी ज़िंदगी माँ सवाए दुखों के और कुछ भी नहीं। नाजरीन, आप समझ रहे होंगे ये कोई घर है, शायद मैं नॉक कर रहा हूँ, कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये नाजरीन वही कैफेटेरिया है जो आज से तकरीबन 20 साल पहले यहाँ पे हज़ारों की तादाद से जो यहाँ के एम्प्लॉय वर्कर्स थे, जो काम करते थे, यहाँ पे खाना खाया करते थे, जिसमें इनको खाना बाज़ार से कम रेट पे मिला करता था, मगर आज वही कैफेटेरिया है। शायद इसको मैं भूत बंगला कहूँ, क्या कहूँ, बंद दरवाज़ा कहूँ, या इन एम्प्लॉइज़ के लिए ये दरवाज़ा कंप्लीटली बंद हो गया। नाजरीन, अभी शायद आपको मेरे पीछे जो चीज़ नज़र आ रही हो, शायद लग रहा हो आपको किसी मैं हाउसिंग सोसाइटी में आ गया हूँ। तो ये हाउसिंग सोसाइटी नहीं है,
ये पाकिस्तान रेलवे की वर्कशॉप है और शायद के पाकिस्तान रेलवे का डीएमओ भी गहरी नींद सोया हुआ है कि शायद उसको ये जितनी सफाई मुझे नज़र आ रही है उसको शायद नज़र ना आ रही हो। अगर मेरा कैमरामैन क्लोज करे तो शायद यहाँ पे मुझे एक मरले का प्लॉट भी मिल जाए और मैं यहाँ पे घर भी बना लूँ, मगर वो गहरी नींद सोया हुआ है। तो मेरे साथ हैं इमरान, तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या है, ये 5 मरले की जो कटिंग मुझे नज़र आ रही है ये बेसिकली है क्या? बेसिकली ये पाकिस्तान रेलवे लोको शॉप डीएस ऑफिस के साथ ये स्टैंड थे पहले। यहाँ पे मोटरसाइकिल साइकिल मज़दूर अपनी लाके खड़ा करता था, जो कि अब ये स्टैंड नहीं रहे। अब ये कूड़े करकट के ढेर बन चुके हैं और गंदगी फैल रही है, बीमारियाँ फैल रही हैं। नहीं, आपका तो माशाल्लाह डीएमओ है, वो क्या गहरी नींद सोया हुआ है कि उसको आप जैसे कि रेलवे कोई मुलाजिम हो ऑफिसर को तो ये चाहिए कि उसका ख्याल रखे आपके बच्चों को, यहाँ पे किसी को डेंगू का मसला ना हो जाए, साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से। मगर पाकिस्तान रेलवे का ये जो डीएमओ है इसके बारे में कि वो गहरी नींद सोया, उसको अपने एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए, उसको पाकिस्तान वर्कशॉप के अंदर काम करने वाला मजदूर नहीं चाहिए, या वो ये सोचता है कि अपनी तनख्वाहें जो 22,000 है, जो 37,000 है वो डॉक्टरों को दे दे। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि वो गहरी नींद सोए हुए हैं। अगर वो गहरी नींद ना सोए होते तो ये इस तरह यहाँ वर्कशॉप डिवीज़न का ये हाल ना होता, जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर ना नज़र आते। लेकिन अब जो डीएमओ आए हैं वो बिल्कुल सोए हुए हैं, उनको कोई ख्याल नहीं है कि यहाँ मज़दूर जो है परेशान है, बीमारियाँ फैल रही हैं, बीमार हो रहे हैं गंदगी की वजह से। कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, उनको पता ही नहीं मेरी ड्यूटी क्या है। बिल्कुल वो गफलत की नींद सोए हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। नाजरीन, यहाँ पे आपको दिखाता चलें, मेरा कैमरामैन ज़रा आप मेरे साथ आइएगा, आपको दिखाते हैं नाजरीन कि ये वो शायद कि इतनी साफ शफाफ जगह है जो मेरी आंखों को नज़र आ रही है, और क्या खुशबू आ रही है, शायद कि अर्के गुलाब की भी ऐसी खुशबू ना हो। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये दिखाए, ये चीज़ें दिखाए कि ये जो पाकिस्तान रेलवे की वर्कशॉप का इस वक्त हाल है, जो इन एम्प्लॉइज़ के बारे में बराए नाम डिस्पेंसरी का ऐलान किया गया है, जो डिस्पेंसरी के बारे में बताया जाता है, डिस्पेंसर तो है मगर शायद वहाँ पे एक पैनाडॉल, शायद के वहाँ पे एक पट्टी तक अवेलेबल नहीं है। तो ये मैं गिला करूं, ये मैं शिकवा करूं, मैं किससे करूं? मैं किस गवर्नमेंट के पास जाऊं? मैं पिछली गवर्नमेंट के पास जाऊं या इस गवर्नमेंट के पास जाऊं कि मैं अपनी पाकिस्तानी रेलवे के इन एम्प्लॉइज को भूखा नहीं देख सकता जो इनके हाल हैं, जो इनके हालात हैं। नाजरीन, मैं तनख्वाह की बात करूंगा, मैं उन एम्प्लॉइज की बात करूंगा कि शायद सिर्फ उन्हें 37,000 महीने पे रखा जाता है। कई एम्प्लॉइज ऐसे भी हैं जो पीछे गवर्नमेंट ने 22,000 पे भी रखे हैं मगर उनकी तनख्वाहें इंक्रीज नहीं हुई। ऊपर से ये जो साफ शफाफ जगह जहां दिल करता है कि शायद मेरा भी 1.5 मरले का मकान हो, अगर 1.5 मरले का मकान ना मिले तो 6 फुट जगह दे दी जाए मुझे, ताकि यहां पे मेरे जैसे लोगों को मरना नसीब हो जाए। शायद यहां पे वो कब्र बन जाए जहां पे ये जितने भी एम्प्लॉइज हैं इस एरिया में उनको यहां पे दफन किया जा सके, क्योंकि जिंदगी नहीं है अब इनके लिए। इनके लिए सिर्फ फाके हैं, सिर्फ फाके हैं और सिर्फ फाके हैं। नाजरीन, जैसे कि हमारे प्रोग्राम अर्ज़े वतन में हम बात करते हैं एक डिपार्टमेंट की, जैसे कि जहां आज मौजूद हूं वो पाकिस्तान रेलवे की वर्कशॉप है और उसके मुलाजमीन हैं। सवाल मेरा अरबाब इख्तियार से वही है कि क्या अरबाब इख्तियार के जो आला अफसरान हैं, क्या दर्जा 1 से लेकर 15 तक के दर्जे को किस तरह देखते हैं? क्या वो समझते हैं कि उनका ख्याल भी उसी तरह रखा जाए जैसे वो खुद एसी वाले कमरे में बैठकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं? शायद कि उनके बच्चे तो आला स्कूलों में भी चले जाते होंगे, शायद कि जब वो बीमार होते होंगे तो उनकी सुनने वाले भी बड़े होते होंगे, मगर क्या ये दर्जा 1 से लेकर जो छोटे मुलाजमीन है इनकी सुनवाई उस अदारे के आला अफसरान सोचते हैं? क्या देखते हैं?
तो यही सवाल मेरा होगा। मेरे साथ रेलवे मुलाजमीन हैं, तो उनसे पूछते हैं कि वो पाकिस्तान रेलवे के अंदर मुलाजमत कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह के हवाले से पूछते हैं, या क्या वो उस तनख्वाह के अंदर गुजारा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि क्या उनके बच्चे जब बीमार होते हैं वो किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, क्या उनके घर में कोई बीमारी आ जाए तो क्या सिर्फ उनके यहाँ वलियों का दरबार है, या मस्जिद के अंदर बैठकर अल्लाह के हुजूर हाजिर होके दुआ का आंसर है। तो जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप? ये रेलवे मुलाजमी जॉब करता हूँ मैं, ठीक है। 35,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। किराए का मेरा घर है, ठीक है। बिजली गैस पानी के बिल किराया देता हूँ, दूध का बिल जाता है, ठीक है। 2 बच्चे हैं मेरे, एक बीवी, माँ बेवा है, ठीक है, और एक बहन। बड़ा मुश्किल गुजारा होता है। हर महीने मैं कोई ना कोई कर्जा उठा के गुजारा करता हूँ। यार ये बात है, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ कि अगर एक मकान का किराया, नाज़रीन अंदाज़ा लगाएं कि 8,000 लगा लें या 6,000 लगा लें, तो बिजली का बिल डाल लें, कोई खाने की ग्रॉसरी का, शायद इस डिपार्टमेंट के ये जो दर्जा 1 के मुलाजमीन हैं, 2 के मुलाजमीन हैं, 3 के मुलाजमीन हैं या 4 के मुलाजमीन हैं, ये दर्जों से फ़र्क नहीं पड़ता। ये पड़ रहा है कि 37,500 के अंदर, क्या 2025 के अंदर गुजारा करना आसान है कि मुश्किल है? अगर ये मेरा भाई, इसके घर के अंदर अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाए, शायद इनकी अल्लाह करे हर शख्स की माँ जिंदा हो, बाप जिंदा हो, अगर वो बीमार हो जाए तो एक बेटा होने के नाते वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किसको फरियाद करेगा? अगर उसके आला अफसरान जो शायद एसी के कमरे में बैठकर सिर्फ साइन करना जानते हैं, कभी अपनी तनख्वाह को 37,500 करके दिखाएं और फिर उसमें गुजारा करके दिखाएं, क्योंकि नाजरीन जिंदा तो किसी ने नहीं रहना। हमें भी 6 फुट बड़ी ज़मीन चाहिए जहां पे हम दफन हो सकें। तो क्या वो आला अफसरान अपनी मौत को भी भूल गए हैं? क्या मेरा भाई इसी तरह ही 37,500 के अंदर जिंदगी गुजारेगा? नाजरीन बात यहाँ पे नहीं खत्म होती। ये मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं, शायद कि इन्हें भी घर के अंदर आराम चाहिए, शायद ये भी आज इधर वर्कशॉप, रेलवे की वर्कशॉप में आकर इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्हें भी कोई पेंशन मिल जाए, शायद कि राशन लेकर अपने घर चले जाएं। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि आला अफसरान इनकी बात सुनने को तैयार नहीं। जनाब पेंशन 21 तरीक ਨੂੰ 22 तरीक ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ 2 ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, 21 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਨੇ, ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਰਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। आप क्या समझते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको रहमत से नवाजा है, कल को शादी भी करनी होगी, क्या आप समझते हैं कि ये जो पेंशन है या ये जो तनख्वाह है इससे आपका गुजारा हो रहा है? नहीं हो रहा, महंगाई बहुत है, हर चीज़ को आग लगी हुई है। 1-2 चीज़ें 4 सस्ती हो गई और 10 महंगी हो जाती, 20 महंगी होती है। 10 दुकानों पे जाओ मुख्तलिफ रेट मिलेंगे, एक चीज़ 10 रुपए की दे रहा है, एक 20 की दे रहा है, एक 50 की दे रहा है, एक 100 की दे रहा है, ऐसे। तो क्या कहेंगे अपने आला अफसरान? आला अफसरान सब देखते हैं, सब पता है उनको, उनको कौन सी भूल है? उनकी जो पर्ची जानी है, मुलाजम जाना है, सौदा जाना है, उनको क्या पता? पता तो गरीब आदमी को ही है। नाजरीन अक्सर सोशल मीडिया पे हम ना बात करते हैं ना, बात इस तरह की कर देते हैं कि शायद डिपार्टमेंट के अंदर ना सभी जो लोग हैं वो करप्ट हैं, मगर नाजरीन नहीं यार, ये मेरे साथ बुजुर्ग शहरी है यार, अल्लाह ताला ने इसको बेटी से नवाजा, अब ये पेंशन के लिए धक्के खा रहा है कि किसी तरीके से पैसे मिल जाएं, शायद मैं अपने घर के अंदर को आटे का बैग ले जाऊं यार, शायद को मसाला ले जाऊं या ऑयल ले जाऊं। ये जाए तो जाए कहाँ? आला हुक्काम के पास जाए या वज़ीर आज़म के पास जाए, मगर कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है।
नाजरीन, बेटियां तो आपकी भी हैं, मेरी भी हैं, तो क्या कहेंगे आप कि एक बेटी अगर एक गरीब घर के अंदर पैदा हो गई है, कल को उसको रुखसत भी करना है, उसके लिए कुछ और नहीं तो थोड़ा बहुत जहेज तो हमें देना पड़ेगा। कहाँ से लाएगा ये बुजुर्ग? अपना गुर्दा बेचेगा? किसके पास लेके जाएगा इल्तिजा? या पाकिस्तान के अंदर उन वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में सोचेगा कि शायद जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो शायद इसके लिए कुछ करे? नाजरीन, नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, तमाम उम्र हर सुबह की अजान के बाद एक इम्तिहान से गुजरा, एक इम्तिहान के बाद खुदा करे कहीं और गर्दिशे तकदीर किसी का घर ना उजाड़े मेरे मकान के बाद। पाकिस्तान रेलवे वर्कशॉप का एम्प्लॉय भी है और इससे जानते हैं कि ये जो अफलास है, ये जो भूख है, जो शायद दफ्तरों में बैठे आला अफसरान को, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाने वाले पार्लियामेंट में सियासतदानों को, जो कभी वोट मांगने इनके पास आया करते थे, शायद उनके पास भी इनकी सुनवाई नहीं है। नाजरीन, अब ये आपके सामने, आपके पास एक इल्तजा लेके आए हैं, तो क्या है आपका मसला? आपकी तनख्वाह कितनी है? क्या आपकी इस तनख्वाह के अंदर गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी नहीं सर, 37,000 तनख्वाह है, कभी 37 कभी 36 बनती है, और जिसकी वजह से घर के खर्चे करने मुश्किल हो जाते हैं। तो मेरे साथ मेरी बहन भाई रहते हैं, मेरी वालदा रहती हैं, वालिद नहीं है मेरे, तो मैं ये खुद खर्चा करता हूँ सारा। तो मेरी तनख्वाह जो है वो कम है, यही दरख्वास्त है कि तनख्वाह बढ़ा दी जाए। को माशाल्लाह तकरीबन 10 साल हो गए हैं जी यहाँ पे काम करते हुए। ये जो मंज़र पेश हो रहा है नाजरीन, आपकी बैक साइड पे मैंने आपको दिखाया भी कि हमारे लिए कब्रिस्तान की जगह भी दे दी जाए, जहाँ पे ये पाकिस्तान रेलवे के एम्प्लॉइयों को दफन कर दिया जाए और इन्हें कब्र के पैसे ना देने पड़े। हमें ऐसी जगह भी आपको दिखाई कि जहाँ कभी रेलवे आया करती थी। शायद वो हड़प्पा का खंडर का मंजर पेश कर रहा है। वो एम्प्लॉइज उस रेलगाड़ी में आते भी थे, जाते भी थे। अब साइकिलों पर आते हैं, मोटरसाइकिलों पे आते हैं, 37,500 में आते हैं। और 37,500 नाजरीन, 37,500 नाजरीन और 37,500 नाजरीन, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात यह है कि मैं दो टॉपिक पे बात करूँगा और मेरी दो बातें अरबाब इख्तियार को, हमारे अफसरान वाला को, अरबाब इख्तियार को, हमारी हुकूमतों को मेरी दो बातों की समझ आ जाए। पहली बात तो मैं अपने महकमा पाकिस्तान रेलवे की बात करूँगा, जहाँ पे मैं, जो कि मेरी माँ है, जहाँ से मैं अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाता हूँ। पहले मेरी तकरीबन सर्विस 10 साल हो गई है। 10 साल से पहले जो है ना ख्वाजा साद रफ़ीक जब वो रेलवे का मिनिस्टर बना था, तो तब रेलवे के हालात काफ़ी स्टैंड हो गए थे। रेलवे में काम भी आता था, हम भी काम भी करते थे, हमें काम करने में मज़ा भी आता था, हम जो कमाई करके लेके जाते थे उसमें बरकत भी थी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि उस वक्त रेलवे में काम था, रेलवे तरक्की भी कर रहा था। ये साद रफ़ीक के जो पहला फर्स्ट टाइम है ना, उसमें रेलवे थोड़ा सा बिल्ड हुआ है, रेलवे में थोड़ी तरक्की भी आई है, काम भी आया है। और हम लोगों ने अपना काम भी, अपना ईमानदारी से काम किया, हमने अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाई है। दूसरी बात ये, इस वक्त जो रेलवे के हालात हैं ना, वो बहुत ही जो है ना गंभीर हालात हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं रेलवे के, जो कि हमारे इन अरबाब इख्तियार ने, हमारे अफसरान बाला ने रेलवे के कर दिए हैं। अब दूसरी मैं बात करता हूँ अपने मज़दूर के हकूक़ के बारे में। मज़दूर के हकूक़ जो है ना, वो सबसे पहला मज़दूर का हकूक़ है कि रेलवे के मज़दूर को उसको बर वक्त उसको तनख्वाह दी जाए। वो हमें तनख्वाह बर वक्त नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि रेलवे का मज़दूर दूसरा जो हक़ है वो है रेलवे के मज़दूर के अपनी सेहत और उसके बच्चों की सेहत, उसके फैमिली की सेहत के बारे में। जब मैं बीमार होता हूँ, मेरा कोई बच्चा बीमार होता है, मेरा फैमिली कोई मेंबर बीमार होता है, या हमारा कोई मज़दूर भाई बीमार होता है, तो हम अपने रेलवे के रिलेटेड अस्पतालों में जाते हैं, तो हमें पर्ची के ऊपर लिख दिया जाता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास पैनाडोल की गोली भी नहीं है। ठीक है, आप जहां मर्जी जाएं, अपना जाके इलाज करवाएं। तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि एक मजदूर की जिसकी 37,000 35,000 तनख्वाह है, वो उस तनख्वाह में अपना इलाज करवाए, अपने बीवी बच्चों के अपना पेट पाले। नाज़रीन, ये भी वर्कशॉप एम्प्लॉय थे पाकिस्तान रेलवे के। और वही बात जो मैं अक्सर करता हूँ कि कोई भी सियासी पार्टी अगर आती है तो वो एक नारे लेके आती है,
ख्याल नहीं रखेगी जब वो पार्लियामेंट में चले जाएगी ये एम्प्लॉइज कल भी भूख से मर रहे थे, आज भी भूख से मर रहे हैं, और किसी ने इनकी अफलास के बारे में, इनके बच्चों के बारे में शायद नहीं सोचना। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तान रेलवे जो वर्कशॉप है उसके एम्प्लॉयज़ किसी ज़माने में तादाद में हज़ारों की तादाद हुआ करती थी जिनके लिए काम हुआ करता था, मगर ये पिछले चंद सालों में 20 सालों की बात कर लें कि क्या पाकिस्तान रेलवे वर्कशॉप एम्प्लॉयज़ के नसीब में भूख है, क्या इनके नसीब में अफलास है, क्या इनके नाम मैं ये कह दूं कि इनके जो बच्चे हैं शायद वो स्कूलों का ये जाने का ख्वाब भी नहीं देख सकते, शायद कि इनके घर के अंदर कोई बीमार हो जाए तो शायद ये लोग उस बीमारी को दवाओं, जो हाथ उठा के दवाएं की जाती है, वही हल हो। मेरे साथ जो इस वक्त मेरे गेस्ट हैं मुश्ताक बाजवा, प्रेसिडेंट रेलवे इनकलाबी यूनियन। 40 साल इन्होंने पाकिस्तान रेलवे वर्कशॉप को दे दिए, इन्होंने दिन भी देखे ऐसे, अपने एम्प्लॉयज़ को भी देखा, उनके लिए नाराए हक भी बुलंद किया। पार्लियामेंट में बैठे लोगों से भी पूछूंगा, क्या पार्लियामेंट के अंदर जो सबसे बड़ी गाड़ी है वो मोटर बाइक है? क्या मेहरान है? अगर वो मेहरान को नहीं समझ पाएंगे, वो मोटरसाइकिल को नहीं समझ पाएंगे, तो वो कभी भी पाकिस्तान रेलवे के इन एम्प्लॉइज के बारे में नहीं सोच पाएंगे कि 37,500 तनख्वाह के अंदर एक गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और इस डिपार्टमेंट के जो आला अफसरान हैं, जो शायद एक कैबिन में बैठे होते हैं, शायद कि जब उनकी लाइट चले जाती है तो वो गुस्से में भी आ जाते हैं कि एसी क्यों नहीं चल रहा है, एसी चलाई जाए। क्या धूप में मरना, इस 40 डिग्री सेंटीग्रेड में मरना इनके नसीबों में है? क्या दुनिया में आना इनके नसीबों में था जरूर, मगर क्या ये जिंदगी गुजारना इन्हीं के नसीबों में रह गया है? क्या आला हुक्काम ने, आला अफसरान ने, अरबाब इख्तियार ने सिर्फ सुकून से सोना है? तो मुश्ताक बाजवा साहब, आपने जो 40 साल इस पाकिस्तान रेलवे के एम्प्लॉयज़ को, इस सेंटर को दे दिए, ये जो भूख अफलास की एक लहर दौड़ी हुई है 2025 में, जो इसके अंदर कभी अरूज होता था, अब शायद ये हड़प्पा के खंडरात से कम मुझे तो नज़र नहीं आता। क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें यहाँ पर मौका फराहम किया कि हम अपने दिल की आवाज़ जो है वो आप तक और आवाम तक पहुँचा सकें। तो इस ज़िम्न में ये है कि 4 दहाइयाँ तो हमने दी हैं पाकिस्तान रेलवे को काम करते हुए। बहुत सारी गवर्नमेंट आई, बहुत सारे यहाँ पर डिक्टेटर भी आए हैं, जर्नैल भी आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। और मैं समझता हूँ कि वो दौर अच्छे दौर थे जब यहाँ पर स्ट्रेंथ भी थी, यहाँ पर गाड़ियों की तादाद 350 गाड़ियाँ हमारी चलती थीं, पैसेंजर ट्रेन चलती थी और रवां दवां थी, और रेलवे की अर्निंग भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इन्होंने आस्ता आस्ता इन ट्रेनों का हजम जो है वो कम कर दिया, और कम करने से रेलवे की आमदन भी कम हो गई। लेकिन इन्होंने अखराजात जो है ना वो अपने कम ना किए, और अखराजात कम ना करने की वजह से आज हालत ये है कि जो लोग रिटायर हो गए हैं अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद, आज 2-2, 2.5 साल, 3-3 साल हो गया उनको ग्रेजुएटी की रकम नहीं मिली। हमने यहाँ ट्रेड यूनियन किया, हमने मज़दूरों की नुमाइंदगी की है, हम मज़दूरों के दुख दर्द को समझते हैं। ये महकमा बहुत अच्छा महकमा था, अल्लाह की रहमतें इसके ऊपर नाज़िल थी, लेकिन पिछले 8-10 सालों से ये महकमा बर्बादी की तरफ जा रहा है। और जो 1,24,000 या 50 हज़ार के करीब हमारे पास स्ट्रेंथ थी मुलाजमीन की, वो कम होकर 55,000 रह गई है। तो बताएं, ये बजाय इसका हुजम बढ़ने के इसको कम किया जा रहा है। ये कौन सी ऐसी सियासत है? हमें तो दहशत आ रही है कि ये जो बजट आ रहा है 10 या 11 जून को बजट पेश कर रही है हुकूमत, उस बजट में हमारे साथ क्या करने वाली है? आया महंगाई के ऊपर को हमें रिलीफ दे रही है?
तनख्वाहों में इजाफा कर रही है। मुलाजमिन जो 32-35 हज़ार रुपया तनख्वाह ले रहे हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर रही है। मेरा तो मुतालबा है कम अज़ कम बेसिक सैलरी जो है उनकी तनख्वाह, बुनियादी तनख्वाह 60 हज़ार रुपये मुकर्रर की जाए। अच्छा मुश्ताक साहब, आपसे ये पूछूंगा मैं कि पिछली गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। आपने प्रोग्राम से पहले नाजरीन एक बात की थी, तो वो मिनिस्टर बने थे कोई पिछली गवर्नमेंट के अंदर 2020 से 22 तक। तो 2020 से 2022 तक तो वो इधर आए थे, तो आगे आप एम्प्लॉयज़ जो रेलवे वर्कशॉप के एम्प्लॉयज़ थे उसके बारे में उन्होंने क्या कहा था, और सुना है उन्होंने आपको बड़े फंड दिए थे? जी, पिछली गवर्नमेंट के यहाँ पर वजीर साहब आए, हमने उनका यहाँ पर बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। उन्होंने एक सेटअप लगाया था कि यहाँ पर उन्होंने कैमरे लगा दिए, एलईडीएं लगा दी कि आपका जो है ना वो स्कैन किया जाएगा और उसके मुताबिक आपकी जो ना हाज़िरी लगा करेगी। इस तरह किसी की भी हाज़िरी नहीं लगेगी, जो कैमरों के ज़रिए हाज़िरी होगी वही काउंट की जाएगी, उसके ऊपर ही तनख्वाह बनेगी। वो तकरीबन 55-60 करोड़ रुपया खर्च करके तमाम वर्कशॉपों में, तमाम ऑफिसेज में, हर जगह पर वो कैमरे लगा दिए गए, वो एलईडीएं लगा दी गई। वो उन्होंने कहा कि ये देखें ये ठीक है, मैंने ठीक किया, मैं आपकी तनख्वाहें भी बढ़ाऊंगा, मैं सब कुछ दूंगा। लेकिन जब हमारे एक मुलाजम ने उस वजीर से सवाल किया, उसको कहा कि जनाब मुझे 2 साल हो गए, ग्रेजुएटी नहीं मिल रही, मेरे बच्चे भूख अफलास का शिकार हैं, तो कहने लगा यहाँ आपने क्या किया 40 सालों में? यहाँ चोरियां करवाई होंगी, चोरी की होगी, तो किस तरह उस मजदूर का दिल नहीं टूटा होगा जिसने 35-40 साल यहाँ पर काम किया, और एक वजीर जिम्मेदार से सवाल कर रहा है और वो कह रहा है तुम चोर हो, हम तुम्हें पैसे कहाँ से दें, ये तुमने ही हालात ख़राब किए हैं। हमने जनाब हालात ख़राब नहीं किए, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने हालात ख़राब किए, यहाँ के सियासतदानों ने हालात किए। 4 दिन हो गए हैं, वो हमारा एक टीएलए का मुलाजम था, यहाँ पर लोकोशाप के अंदर प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। ओवरहेड क्रेन की जंजीर टूटती है, उसका पैर के ऊपर गिरती है, उसके पैर के परखचे उड़ जाते हैं। जब परखचे उड़ जाते हैं उसको यहाँ पर हम लेके आते हैं डिस्पेंसरी में तो डिस्पेंसर क्वालिफाइड है ही नहीं, यहाँ पर उनके पास तो पट्टी नहीं है, यहाँ तो स्प्रिट नहीं है उनके पास, यहाँ तो कोई चीज नहीं है, लेकिन उसका पैर जाया हो गया। उसको जब हमने यहाँ पर मुगलपुरा अस्पताल में पहुंचाया तो डॉक्टर ने देखा, यहाँ के एमएस ने देखा उसको, उसने कहा ये इसके पांव के परखचे उड़े हुए हैं, लिहाजा यहाँ पर नहीं इलाज हो सकता। इसको फौरी तौर पर जो है ना दूसरे अस्पतालों में ले लिया, मुंतकिल कर दिया। ये फोटो खींचो यार इसका, इनको भेज देना। ये हमने नहीं, हमारे बस का काम नहीं है ये हमने नहीं, हमारे बस का काम नहीं है ये हमने नहीं, हमारे बस का काम नहीं है ये हमने नहीं, हमारे बस का काम नहीं है ये सर्विस ये सबसे बड़ी बात जो है हमारी अफसरशाही जो है, इसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। एक इदारे में 3 डिप्टी, एक जनरल मैनेजर, 8 अफसर, और वो पूरे का पूरा महकमा एक अफसर के ऊपर, हर डिवीज़न में अफसरों की लाइन लगी हुई है, अफसरों की भरमार है, और उनका तवज्जो सिर्फ हेडक्वार्टर में और उसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री में। डिस्पेंसर भी मौजूद नहीं है, क्वालिफाइड कोई बंदा मौजूद नहीं है किसी डिस्पेंसरी में। वहाँ से इधर उधर से पकड़ के बंदे लगा दिए हुए हैं, डिस्पेंसर भी कोई मौजूद नहीं। डिस्पेंसर जो फौत हो गए उसकी जगह कोई बंदा इन्होंने भर्ती नहीं किया, और ये सारा कसूर मैं समझता हूँ सीओ साहब का है, जो पाकिस्तान रेलवे का जनरल मैनेजर है ऑपरेशन का, ये उसका काम है। आपका लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे पास आए और हमारी दुख तकलीफ़ें, हमारी बातें सुनने के लिए बैठे हैं, और हम आपको बताने में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं ताकि हमारे वाला तक हमारी बात जा सके। भाईजान, रेलवे के मसले ऐसे चल रहे हैं कि समझ लें कि बहुत मुश्किल हो रही है, ज़िंदगी गुजारना भी अब बहुत मुश्किल हो रही है। मैं पेंशनर हूँ, अब हमारा पेंशन बढ़ानी जो हमें मिल रही है वो भी बर वक्त नहीं मिल रही। हमें बिजली के बिलों की तंगदस्ती बढ़ चढ़ कर आ रही है, किराए के मकानों में है, क्या करें। पेंशन हमारी गुजारिश है रेलवे मिनिस्ट्री से कि हमारी पेंशन भी AGPR के थ्रू की जाए जैसा कि दूसरे महकमों को दी जाती है। नाजरीन, आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि शायद हम अपने टीवी चैनल्स पे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखते हैं, उसके अंदर हम जानवरों को देखते हैं। कभी शेर अपने शेरों को खाने की वजह से तकलीफ़ नहीं देता,
कोई ज़ेब्रा अपने ज़ेब्रास को खाने की वजह से तकलीफ नहीं देता। कोई भी जानवर हो, जितना भी हार्मफुल हो जाए, वो कभी भी अपनी ज़ात के जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता। मगर हमारा एक डिपार्टमेंट जिसको पाकिस्तान रेलवे वर्कशॉप के हवाले से जाना जाता है, क्या हम आज इतने ही मर गए हैं, मुर्दा दिल हो गए हैं कि हमें अपने इंसानों के बारे में, इन ऑफिसर्स के बारे में जो सारा दिन काम करते हैं, जिनको मैं बोलता हूं कि ये दर्जा 1 से लेकर 2, 3, 4, जिनकी भी तनख्वाहें कम हैं, क्या इस अदारे ने, इसके जो आला अफसरान हैं, जो अरबाब इख्तियार के लोग हैं, उन्होंने इन एम्प्लॉइज़ के बारे में कभी सोचा है कि इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है? तो आखिर में नाजरीन, इनके लिए और आला हुक्काम के लिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको, जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, अब वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको। मैं हूँ कमज़ोर मगर इतना भी कमज़ोर नहीं, टूट जाएं ना कहीं तोड़ने वाले मुझको। और भी लोग मेरे साथ सफ़र करते हैं, कर ना देना किसी मंजिल के हवाले मुझको। ये मेरी कब्र मेरा आखिरी मस्कन है, नईम किसमें दम है जो मेरे घर से निकाले मुझको। नाजरीन, अपने मेज़बान को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफिज।